क्वेश्चन है और किसी न किसी वर्ष ये पूछा जाता है, और वीडियो को प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। ये पार्ट बाय पार्ट करके ये आपका जो है ऑब्जेक्टिव जो है ना, सारा के सारा ऑब्जेक्टिव हम सोल्व कर दिए हैं, उसको आप जाकर के देख लीजिएगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं जो है आपका क्वेश्चन क्या है। आपका जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पृष्ठीय आवेश घनत्व का एसआई मात्रक, यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी का एसआई मात्रक क्या है। चलिए ये आपका प्रश्न जो है प्रश्न नंबर फर्स्ट है, इसी के साथ शुरुआत करेंगे। पृष्ठीय आवेश घनत्व का मात्रक यानी एसआई यूनिट ऑफ सरफेस डेंसिटी ऑफ चार्ज। तो सबसे पहले इस पॉइंट से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव बन रहा है उसको हम लोग देख लेते हैं क्या क्या पूछ रहा है। ठीक है, क्या क्या इसमें पूछ सकता है आप लोग से। सबसे पहले तो आपसे ये पूछेगा पॉइंट नंबर 1 कि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होता है, सरफेस चार्ज डेंसिटी जिसको डिनोट करते हैं हम लोग सिग्मा से। एक और इससे प्रश्न बन सकता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी जिसको बोलते हैं आवेश का रैखिक घनत्व, इसको डिनोट करते हैं लेम्डा से। और एक और होता है आवेश का आयतन घनत्व जिसको हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, आवेश का आयतन घनत्व वॉल्यूम चार्ज, इसको डेंसिटी बोलते हैं, इसको डिनोट करते हैं रो से। ठीक है, इस पॉइंट से यही 3 आपका ऑब्जेक्टिव बन सकता है। अब इसमें फार्मूला पूछेगा तो इसका फार्मूला होता है Q अपॉन में A, इसका फार्मूला पूछेगा तो Q अपॉन में L, और इसका पूछेगा तो Q अपॉन में V। ये तो आपका फार्मूला रहा। अब इसका यूनिट पूछेगा, यूनिट पूछ देगा तो यहाँ आपका कूलाम है और एरिया का होता है मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पे कूलाम और यहाँ पे मीटर, तो कूलाम प्रति मीटर। इसका क्या हो जाएगा, इसका कूलाम प्रति मीटर क्यूब, क्योंकि आयतन को हम लोग मीटर क्यूब में लेते हैं। तो यहाँ से आपका फार्मूला भी हो गया और यहाँ से आपका यूनिट भी क्लियर हो गया। अब यदि देखिए डायमेंशन फार्मूला पूछेगा तो इस कूलाम का होता है 80 और मीटर का होता है L स्क्वायर। आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं तो आपका क्या हो जाएगा 8L के पावर -2। यहाँ से भी ऐसा निकालिएगा तो ये आपका 8L के पावर -1। इसको यदि आप कैलकुलेट करना चाहे तो L के पावर 3 हो जाएगा, तो 8L-3। तो हमने इस पॉइंट के वॉट जितना भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है, सबसे पहले फार्मूला पूछेगा, इसका यूनिट पूछेगा और बीमा पूछेगा, तो हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर क्या होने वाला है आप देख सकते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी इसका जो फार्मूला होगा, यूनिट पूछ रहा है ना, यूनिट सरफेस चार्ज डेंसिटी है कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, जो कि इस प्रश्न का आंसर क्या दिख रहा है, इस प्रश्न का आंसर जो है डी दिख रहा है। ठीक है, इस प्रश्न का जो आंसर दिख रहा है डी इज करेक्ट आंसर दिख रहा है। चलिए अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका क्या प्रश्न है। अगेन प्रश्न आपका जो है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए आपका प्रश्न है आप साइलेंट नोट का मान कितना होता है। ये आपका प्रश्न नंबर कितना, प्रश्न नंबर 2 होता है आप साइलेंट नोट का जो मान होता है कितना होता है बताइए। ये भी हम नेक्स्ट वाला वीडियो में जो है हम बता चुके हैं। तो आप साइलेंट नोट का मान कितना होता है आप लोग जानते हैं 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। यदि यहाँ पर के का वैल्यू पूछ लेगा तो 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ठीक है, अच्छा एक परमिटिविटी ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम जिसे सापेक्षिक परावैद्युतांक बोलते हैं, इसका जो फार्मूला होता है ये होता है, आप इसे भी याद रखिएगा। अब इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है, इसका जो है कोई भी मात्रक नहीं होता है। और अलग अलग मीडियम के लिए यहाँ एयर के लिए पूछेगा तो इसका वैल्यू 1, और यहाँ धातु के लिए पूछेगा या पानी के लिए पूछेगा तो 80 होता है, और धातु के लिए यानी मेटल के लिए पूछेगा तो इसका जो वैल्यू होता है इनफाइनाइट होता है। एक पूछा हमने कितना ऑब्जेक्टिव बना लिया इस पॉइंट के, वो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो इस प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर जो दिख रहा है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर नहीं दिख रहा है, लेकिन इसको हम ऐसे भी हम लिखते हैं।
ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, फर्मी प्रति मीटर इसको बोलते हैं। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगेन हम लोग प्रश्न देख लेते हैं। अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न जो है अगेन प्रश्न आपका क्वेश्चन नंबर 3, आपका प्रश्न नंबर 3 क्या है, कर Q आवेश से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र के लिए कौन सा व्यंजक सही है। तो कूलाम का नियम हम लोग देखे थे कि यदि कोई आवेश यहाँ पर कोई Q आवेश है और इस आवेश पर R दूरी पर, इस आवेश से R दूरी पर यदि कोई पॉइंट P यहाँ पर है, तो पॉइंट P पर इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं कूलाम का नियम से ये प्रूफ होकर आया था K इंटू क्यू बटा में R स्क्वायर। अब यहाँ पर K का वैल्यू भी यहाँ पे रख सकते हो, तो 1/4 आप साइलेंट नोट, यहाँ से क्या हो जाएगा Q बटा में R स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है भाई, जो कि ऑप्शन नंबर, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं अगेन प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन प्रश्न है किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। ये आपका प्रश्न नंबर 4 है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये गॉस का थ्योरी से, ठीक है, ये जो है ऑब्जेक्टिव लिया गया है, गॉस के थ्योरम से जो है, गॉस के थ्योरम से ये ऑब्जेक्टिव लिया गया है। तो गॉस का थ्योरी क्या क्या कहता है, किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाली कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा परावैद्युतांक के अनुपात के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक, वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव का व्यंजक कितना होगा, निरक्षीय और अक्षीय। यहाँ पर इस प्रश्न से जितना भी, इस टॉपिक से जितना भी प्रश्न बनेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्टिव आ सकता है, उसको हम अभी क्लियर करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का व्यंजक। तो सबसे पहले वैद्युत द्विध्रुव कहते क्या, किसको है, तो प्लस चार्ज, यहाँ पर माइनस चार्ज या प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच का सेपरेशन होता है। इन दोनों चार्ज का बीच का दूरी कितना, 2 होता है। और जैसे कि निरक्षीय बोलेगा तो निरक्षीय का मतलब होता है लंबवत, और यहाँ से डिस्टेंस आपका, आप सीधे बनाइएगा, यहाँ से डिस्टेंस आपका r है, और इस पॉइंट पर बोल रहा है इस प्लस आवेश और माइनस आवेश के कारण v का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो यदि यहाँ से डिस्टेंस हाफ हाफ कीजिएगा तो a और a होगा, ये r होता है, तो a वाला डिस्टेंस r स्क्वायर प्लस में e स्क्वायर के बराबर होगा, और a भी डिस्टेंस जो होगा r स्क्वायर प्लस e स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि कोई भी एक पॉइंट चार्ज यहाँ पे है, और इस पॉइंट चार्ज से r दूरी पर यहाँ पर यदि कोई पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर वैद्युत द्विध्रुव का मान कितना, वैद्युत विभव का मान कितना होता है, तो v बराबर k इंटू क्यू बटा में केवल r होता है। इसको आप याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पर k इंटू क्यू, यदि इस v का वैल्यू निकाले तो k इंटू क्यू तो ठीक ही रहेगा, प्लस के कारण वैद्युत विभव निकालिएगा तो k इंटू क्यू बटा में क्या लिखना पड़ेगा, r स्क्वायर प्लस में e स्क्वायर लिखना पड़ेगा। अब यहाँ माइनस के कारण यहाँ साइन माइनस आएगा, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, यहाँ पर भी k इंटू क्यू और बटा में डिस्टेंस इतना ही है, तो प्लस और माइनस के कारण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का जो आंसर होगा क्या होने वाला है, 0 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर 0 होगा। लेकिन आपसे पूछेगा, यही आपसे ये पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि पूछेगा निरक्ष पर, ठीक है, निरक्ष पर यदि पूछेगा, और यहाँ से यही पूछ सकता है वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर कितना होता है, अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। तो निरक्ष पर यदि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछेगा तो इसका वैल्यू जो होता है ना
K इंटू पी बटा में आर क्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर में बोर्ड की एग्जाम में जो है डेरिवेशन भी पूछा जाता है कभी कभी। अच्छा, अक्षीय स्थिति वाला पूछेगा तो अक्षीय वाला क्या होता है, K इंटू यहाँ पर केवल 2 लगा देना है और आर के क्यू लिखना है, आर के क्यू है। तो ये अक्षीय में पूछेगा वैद्युत क्षेत्र कितनी रहता, लेकिन ये वैद्युत द्विध्रुव, ये वैद्युत विभव पूछा है नीरज पर। यहाँ पर ए होगा और यहाँ पे ए होगा, याद रखिएगा इसको भी। अब बात रहा के का वैल्यू, तो के का वैल्यू 1/4 यहाँ पे पुट कर लीजिएगा। अगेन आपका प्रश्न क्या है, आपका प्रश्न अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका प्रश्न संख्या 6 है। करा किसी, चलिए हो गया है। आवेशी संधारित्र पर संग्राहक पट्टी और संघनन पट्टी का आवेशों का योगफल क्या होता है। देखिए बात रहा संधारित्र, संग्राहक पट्टी और संघनन पट्टी आप यदि थ्योरी पढ़े होंगे तो मान लेते हैं कि ये आपका प्लस प्लस कोई आवेश है, ठीक है, प्लेट है, और यहाँ पर एक माइनस माइनस आवेश है, और ये माइनस है और ये प्लस है और ये माइनस है। तो यदि हम कुल आवेश का वैल्यू निकालेंगे ना, ऐड करेंगे, तो इनका जो परिमाण है इक्वल है, और योगफल करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 0 के बराबर आ जाएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर, ए इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, आवेश की विमा क्या होता है। तो ये तो बहुत सिंपल है, कितना ही बार बताया है, आवेश, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं कि जो आवेश होता है इसको Q से डिनोट करते हैं, Q इक्वल टू IT होता है। एक ऐसा क्वांटिटी होता है तो स्केलर क्वांटिटी, इसका मतलब अदिश राशि होता है, इसको भी देख लीजिएगा। अच्छा, आवेश का मात्रक पूछेगा, ये भी याद कर जाइएगा। आवेश का मात्रक पूछेगा तो मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है। अच्छा, इसका बीमा पूछेगा तो बीमा भी याद कर जाइएगा। आवेश का जो बीमा होता है AT होता है। पूछा क्या है, आवेश का बीमा क्या होता है, तो AT। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन प्रश्न क्या है। अगेन आपका प्रश्न क्वेश्चन नंबर कितना 8 है। कह रहा वोल्ट मीटर किसका यूनिट है, वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर किसका यूनिट है, फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स। तो ये इसका तो नहीं होगा, वैद्युत विभव इसका भी नहीं होगा, वैद्युत धारिता इसका फैराड होता है, इसका भी नहीं होगा, वैद्युत क्षेत्र। हाँ, तो इस प्रश्न का आंसर जो है डी इज करेक्ट आंसर, क्योंकि ई बराबर हम लोग जानते हैं माइनस dv बटा में dx जानते हैं। यहाँ से v वोल्ट हुआ और x डिस्टेंस, तब वोल्ट प्रति मीटर जो है आपका वैद्युत क्षेत्र का यूनिट हो गया। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न है आपेक्षिक परावैद्युतांक का मात्रक क्या होता है। अभी जस्ट बताया रिलेटिव परमिटिविटी का मात्रक क्या होता है, ये आपका प्रश्न नंबर 9 है। रिलेटिव परमिटिविटी यानी एप्सिलॉन नोट का मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन बटा एप्सिलॉन नोट होता है। ये माध्यम का परमिटिविटी और एयर का परमिटिविटी, और दोनों का यूनिट सेम होने के कारण इसका यूनिट लेस हो जाएगा क्वांटिटी। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न है कि दो समान धारता वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़ने पर उसका समतुल्य धारता कितना होगा। आपका प्रश्न संख्या कितना है, 10 है। आप देख सकते हैं, मान लीजिए दो संधारित्र है और इसको हम जोड़े हैं किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़े हैं, समांतर क्रम में हम इसको जोड़े हैं। तो पूछ रहा है कि समतुल्य संधारित्र का वैल्यू, समतुल्य संधारित्र का वैल्यू क्या होगा। ऐसा प्रश्न इस समांतर में पूछ लेगा तब क्या होगा, और यदि श्रेणी में पूछ लेगा तब क्या होगा, हम दोनों बता देते हैं, आप लोग याद रखिएगा। दोनों का वैल्यू सेम है। यदि समांतर में पूछ रहा है यानी पैरेलल में पूछेगा तो समतुल्य प्रतिरोध पूछेगा तो क्या कर देना है, C1 प्लस में C कर देना है। C1 C2 तो है, दोनों सेम है ना, तो डायरेक्ट आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2C हो जाएगा। यदि यहां से सीरीज में बोलेगा, ठीक है, पैरेलल इस श्रेणी में बोलेगा तो क्या यहाँ पर लगा हुआ है कैपेसिटर, संधारित्र 2 को लगा हुआ है, तो C लिख दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यदि 3 को रहता तो 3 से डिवाइड करते, 4 को रहता तो 4 से डिवाइड करते। यदि n नंबर्स में रहता, n नंबर्स में ऐसा पूछता है कभी कभी, तो n से डिवाइड कर देते। यदि यहाँ पर भी बोल देगा कि n नंबर्स में है तो n से हम मल्टीपल कर देंगे, गुना कर देंगे। यहाँ पर लेकिन पूछा है 2 को, तो यहाँ 2 से क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड करने के बाद 2 × C हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर जो है
ए इज करेक्ट आंसर है। तो इस कंसेप्ट से कभी पूछता है समांतर में तो कभी पूछेगा श्रेणीकरण में। अगेन देखिए, अगेन प्रश्न नंबर संख्या कितना है? प्रश्न संख्या 11 ये क्या है? हाँ, म्यू अपर्तनांक और ए क्या है? प्रिज्म का कोण है। पतले प्रिज्म के लिए न्यूनतम विचलन का मान कितना होगा? देखिए, ये आप ऑप्टिक्स से पढ़े होंगे। ये कोई प्रिज्म है और यहाँ से कोई प्रकाश किरण जाता है और जाने के बाद यहाँ ऐसे मुड़ता है। मुड़ने के बाद जो है ये मान लेते हैं ए बी है, ये आपका प्रिज्म ए है, बी है और सी है, और यहाँ से टकराने के बाद यहाँ, ठीक है, ये जो डेल होता है यही विचलन होता है, न्यूनतम विचलन। न्यूनतम विचलन का जो फार्मूला होता है ना, डेरिवेशन करने के बाद आता है, ये आपका इसका प्रिज्म का अपवर्तनांक -1 होता है और ये आपका प्रिज्म का कोण होता है, यही आपका फार्मूला आएगा। ठीक है, जो कि इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर दिख रहा है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर कितना सही है भाई? इस प्रश्न का आंसर जो है बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, सूर्य के प्रकाश का वर्ण क्रम कैसा होता है? तो सूर्य के प्रकाश का जो वर्ण क्रम होता है, याद रखिएगा, ये प्रश्न कितना है? ये 12 है। ये आपका मान लीजिए कोई सूर्य है और यहाँ से जब लाइट निकलता है ना, सतत निकलता है, यानी लगातार निकलता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है कंटिन्यूअस, ए इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। अब देखिए, समान सम्मेलन के लिए खगोलीय दूरदर्शक जो होता है, टेलीस्कोप जो होता है, इसका आवर्धन क्या होता है? ये भी प्रश्न जो है ना एक पूछा जाता है। ठीक है, आवर्धन जो होता है FO बटा में FE, इसको भी आप याद रखिएगा। ये ऑब्जेक्टिव लेंस का क्या है? फोकस है। ये आई लेंस की फोकस है और साइन माइनस के साथ में रहता है। इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर जो होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं। अगेन आपका प्रश्न क्या है? क्वेश्चन नंबर कितना है? क्वेश्चन नंबर आपका 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? हम सभी का अपवर्तनांक लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए, अपवर्तनांक किसका अधिक होता है? कांच, ठीक है, जिसको ग्लास बोला है, तो कांच का अपवर्तनांक बाबू 1.5 होता है। दूसरा क्या दिया है? दूसरा आपका दिया है पानी। तो याद रहे, पानी का जो अपवर्तनांक होता है ना, पानी का अपवर्तनांक होता है 1.3 और 3 होता है। और तीसरा क्या दिया है? तीसरा दिया है आपका दिया है लोहा का अपवर्तनांक। लोहा का अपवर्तनांक, धातु का अपवर्तनांक जो होता है, अपवर्तनांक होता है, अच्छा देख लेते हैं इसका। धातु का अपवर्तनांक होता है और हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है? तो हीरा का अपवर्तनांक बहुत अधिक होता है। इसका कितना होता है भाई? इसका अपवर्तनांक 2.41 या 2 के करीब होता है और इसका याद नहीं है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो सबसे अधिक जो अपवर्तनांक होगा ना, हीरा का ही अपवर्तनांक होगा। तो ये भी याद कर जाइएगा, ये भी याद कर जाइएगा। ठीक है, चलिए अगेन देखिए। अगेन आपका प्रश्न क्या है? अगेन आपका प्रश्न नंबर 15 है। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिक्स का प्रश्न है कि फ्रिंज की चौड़ाई क्या होता है? देखिए, फ्रिंज की चौड़ाई जो है आप पढ़े होंगे यदि प्रकाश के व्यतिकरण में, तो यहाँ पर डेरिवेशन में प्रूव करना था बीटा इक्वल टू कैपिटल D इंटू लेमडा बटा में स्मॉल डी। स्मॉल डी लेमडा क्या है? तरंगदैर्घ्य है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है? आपका प्रश्न है 16 नंबर सवाल आपका क्या है? स्क्रीन पे दिख रहा होगा। चलिए, 16 नंबर प्रश्न आपका क्या है? स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 16 नंबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो एक प्रकाश वर्ष, ये आपका 16 नंबर प्रश्न है। एक लाइट ईयर जिसको बोलते हैं बाबू, इसको भी याद रखिएगा, 9.46 × 10⁻15 मीटर के बराबर। अच्छा, ये किसका यूनिट है? प्रकाश वर्ष है, ऐसा पूछता है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी, मीटर है तो दूरी का नहीं होगा, तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अच्छा, आपसे डिफिनेशन पूछ ले कि प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में, निर्वात में प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में जो तय किया गया दूरी है ना, उसी को बोलते हैं 1 लाइट ईयर। ठीक है, 1 लाइट ईयर कहते हैं। अगेन आपका प्रश्न है, ये भी ऑप्टिक्स से लिया गया है। ये डेरिवेशन में 5 नंबर पूछता है, लेकिन यदि ऑब्जेक्टिव में पूछ दे तो
हम लोग कैसे इसको देख सकते हैं, देखिए 1/f ये आपका लेंस मेकर फार्मूला है बाबू, ठीक है। ये आपका जो है लेंस मेकर सूत्र क्या होता है, लेंस मेकर फार्मूला जो होता है 1/f बराबर म्यू माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस में 1/r2 होता है, ठीक है। ये लेंस मेकर सूत्र है। और ये 1 क्या है, तो ये म्यू क्या है, तो अपवर्तनांक है, लेंस का अपवर्तनांक है। तो इस प्रश्न का आंसर अच्छा म्यू1 और 2 के फॉर्म में दिया है ना, तो देखिए म्यू जो है 1 से 2 ये आपका माध्यम के लिए ऐसा दिया जाता है। और कभी कभी बोर्ड के एग्जाम में ऐसा भी पूछेगा कि म्यू1 इसको जो तोड़ेगा तो क्या होगा, तो नीचे वाला रहता है ना ऊपर चला जाता है, और ऊपर वाला रहता है वो नीचे चला जाता है, तो इसके जगह पर आप पुट कर सकते हो। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ए इज करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 80 नंबर सवाल क्या है, कि पानी का अपवर्तनांक, अभी जस्ट हम डेटा लिखाए हैं, तो इस सवाल का आंसर पानी का जो अपवर्तनांक होगा ना भाई, डी जो है वाटर के लिए जो अपवर्तनांक होगा म्यू का जो वैल्यू होगा 1.33 इज करेक्ट आंसर। इसको कभी कभी 4/3 भी लिखता है, इसको भी याद रखिएगा। अगेन प्रश्न देखिए, समान आग के लिए निकट दृष्टि दोष के लिए न्यूनतम दूरी, यानी किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने के लिए सबसे न्यूनतम जो डिस्टेंस होता है कितना होता है, तो ये आपका 25 सेंटीमीटर होता है। अच्छा कभी कभी देखिए इस प्रश्न से रिलेटेड और प्रश्न पूछ सकता है कि किसी लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, 20 सेंटीमीटर है, तो उस लेंस की पावर कितना होगा, तो जानकारी के लिए बता दे, जो P बराबर होता है ना बाबू 1/f होता है, और ये जो f होता है ना उसको मीटर में लिया जाता है। तो यहाँ से P बराबर 1/f, तो f का वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, यदि मीटर में 20 सेंटीमीटर है। अब यदि इस मीटर में कन्वर्ट करोगे ना तो 20/100 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये आपका मीटर में आएगा। अब 100 ऊपर में चल जाएगा 100, ये 20 नीचे आएगा, तो 5 मरतबे कटेगा, जो कि आपका 5 इज करेक्ट आंसर होने वाला है। चलिए तो इस प्रश्न का आंसर जो था 25 सेंटीमीटर था, जो कि ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए निम्नलिखित में कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा कुशी समीकरण के लिए सही है। तो ये तो आप एक कंसेप्ट यदि थ्योरी आप पढ़े होंगे तो पता ही होगा, म्यू इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस में बी अपॉन में लैम्ब्डा के स्क्वायर, ये आपका होता है कुशी समीकरण, जो कि प्रश्न नंबर 20 का आंसर नंबर सी इज करेक्ट आंसर है। अगेन देखिए आपका जो है प्रश्न क्या है 21, ये भी पूछा जाता है। 21 देख सकते हैं, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा, परिकिरणित प्रकाश की तीव्रता जो है और इसका तरंगदैर्घ्य है, ये जो है कौन सा रिलेशन सही है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ये ऐसा फॉर्म में देता है, जो कि आंसर नंबर डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न है 22 कहता है ना, जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन प्रकाश के लिए माध्यम बदलने से नहीं बदलता है, यानी जब कोई प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं बदलता है। देखिए तरंगदैर्घ्य नहीं बदलता है, या आवृत्ति नहीं बदलता है, या उसके कला नहीं बदलता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है ना, जब कोई प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो उस समय जो है उसमें आवृत्ति का वैल्यू जो होता है, फ्रीक्वेंसी जो होता है उसका चेंज नहीं होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है। तो इस प्रश्न का आंसर 21 का ए इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिएगा। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कलांतर और पथांतर में क्या अंतर होता है। देखिए कलांतर, ठीक है, कलांतर बराबर होता है 2 पाई बटा में लेमडा इंटू में पथांतर, इसको भी आप याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कलांतर बराबर 2 पाई बटा में लेमडा इंटू में पथांतर, जिसको पथ डिफरेंस बोलते हैं, इसको फेज डिफरेंस बोलते हैं। तो इस प्रश्न का आंसर कितना होगा भाई, तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न 24 नंबर प्रश्न क्या है, 24 नंबर, हाँ, विनाशी व्यतिकरण के लिए निम्नलिखित में कौन सा रिलेशन जो है सही है। तो आपका 24 का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में कौन सा विनाशी व्यतिकरण के लिए सही है। देखिए व्यतिकरण
यहाँ से 2 पॉइंट पूछेगा आपसे। देखिए व्यतिकरण जो होता है ना 2 प्रकार के होता है, एक होता है समपोषी व्यतिकरण, समपोषी व्यतिकरण, और एक होता है विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, विनाशी व्यतिकरण, एक समपोषी व्यतिकरण। आप देखो समपोषी का मतलब सम संख्या और विनाशी का मतलब समझना विषम संख्या। तो यहाँ से सम संख्या 2n इंटू पाई और विषम संख्या 2n और प्लस में 1 कर दो, इंटू में पाई लगा दो, ये आपका विनाशी व्यतिकरण हो गया, ये आपका समपोषी व्यतिकरण हो गया। तो इस प्रश्न का जो आंसर है बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर सवाल का जो आंसर होगा बी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न है 25 नंबर, कह रहा है कि निम्नलिखित में प्रकाश का रंग के लिए कौन सा कारक है। देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइट का जो रंग है, लाइट का रंग जो है किसके कारण, ठीक है, होता है, तो कला के कारण होता है, जिसको हम बोलते हैं फेज। क्या बोलते हैं, फेज। इसको आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर होगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर। 26 नंबर प्रश्न क्या है, 26 नंबर सवाल में है, सवाल आपका है निम्नलिखित में कौन से आवेश रहित है, यानी आवेश, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आवेश रहित का मतलब उसमें आवेश नहीं है, उस पर चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले ऑप्शन में ए दिया है अल्फा, तो ये तो जानवे करते हैं भाई, अल्फा जो है हीलियम के जैसा बिहेव करता है, जिसका परमाणु संख्या 2 और परमाणु द्रव्यमान 4 होता है। दूसरा क्या दिया हुआ है, दूसरा आपका बीटा दिया हुआ, तो बीटा तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के जैसा बिहेव करता है। इसके बाद फोटोन, हाँ अच्छा, ये आपको क्या दिया हुआ, फोटोन दिया हुआ है। तो हाँ, यही जो फोटोन है ना, ये आवेश रहित है, इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, इसको याद रखिएगा। अब बता दें, जो लाइट में एनर्जी होता है ना, E बराबर h इंटू न्यू, इसी को फोटोन का ऊर्जा होता है, ठीक है। ये जो फोटोन में ऊर्जा होता है ना, E बराबर h इंटू न्यू के बराबर होता है, इसको भी आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा, इस प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न का जो आंसर होगा सी इज करेक्ट आंसर दिख रहा है। अगेन देखिए, अगेन 27 नंबर प्रश्न क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मापा जाता है। क्या मापते हैं भाई, इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कितना बार ही हम बताए हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या मापते हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जूल, और जूल किसका मात्रा का भाई, तो ऊर्जा है। तो इस प्रश्न को आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रश्न का आंसर जो होगा डी इज करेक्ट आंसर। ये 27 नंबर प्रश्न था, तो डी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है भाई, 27 का हो गया। 28 आइए, निम्नलिखित में कौन सी फोटोन के लिए ऊर्जा का, अभी जस्ट हम बताए हैं, ये आपका 28 नंबर प्रश्न है। देखिए फोटोन क्या होता है, जब कोई प्रकाश ऐसे किसी माध्यम से, किसी स्रोत से जब इमिट होता है, निकलता है, तो ऐसे सीधी रेखा में निकलता है, ठीक है। तो ऐसा माना जाता है कि फोटोन में जो होता है, फोटोन में प्रकाश के जो किरण में जो होता है, छोटे छोटे ऐसे पार्टिकल जो होते हैं, इन पार्टिकल को फोटोन बोला जाता है, फोटोन बोला जाता है। और ये फोटोन का जो ऊर्जा होता है ना, E बराबर h इंटू न्यू के बराबर होता है, E बराबर h इंटू न्यू के बराबर होता है। और जो h होता है बाबू, h जो होता है ना, ये प्लैंक के कांस्टेंट होता है। क्या होता है, प्लैंक के कांस्टेंट होता है। और ये इसका h का जो वैल्यू होता है 6.62 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड के बराबर होता है। अब न्यू क्या होता है, इसको भी देखिएगा। न्यू जो होता है ये आवृत्ति होता है, जिसको हम फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, इसको हम न्यू बोलते हैं। अब न्यू का जो फार्मूला होता है बाबू, ये होता है सी बटा में लेमडा, सी बटा में लेमडा। न्यू का फार्मूला कितना होता है, सी बटा में लेमडा होता है। अब सी क्या है, तो निर्वात में प्रकाश की जाल। लेमडा क्या है, तो तरंगदैर्घ्य है। अब इसको पुट करो, यहाँ वैल्यू जब रखोगे, इसमें आप यहाँ पे देखो E बराबर h इंटू न्यू है, और यहाँ से न्यू का वैल्यू रखोगे c बाई लेमडा, तो आपका फार्मूला क्या निकल के आ रहा है भाई, hc बाई लेमडा। तो ये प्रश्न जो है काफी इंपॉर्टेंट था, आप इसे देख सकते हैं। ये प्रश्न जो है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगा। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन आपका प्रश्न क्या है, अगेन 29 क्वेश्चन, तरंग संख्या 29 नंबर प्रश्न जो है, तरंग संख्या किसके बराबर होता है, तो A1 अपॉन, तरंग की जो संख्या होता है A1 अपॉन लेमडा के, ठीक है, बराबर होता है।
तो इस प्रश्न का आंसर ए इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर दिख रहा है। अगेन देखिए 30 नंबर सवाल, ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा नाभिक के त्रिज्या के लिए सही है? तो नाभिक के त्रिज्या के लिए जो सही है, इस रिलेशन को आप याद रखिएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, तो इस प्रश्न का जो है 30 नंबर प्रश्न का जो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है। अगेन देखिए, हाँ अगेन इसमें 31 नहीं है। चलिए अगेन आपका प्रश्न है 33 देखिए, ठीक है, 31 और 32 को एक स्किप कीजिए, ठीक है। अब देखिए आपका 33 नंबर प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कभी कभी पूछा जाता है, केमिस्ट्री में भी कभी कभी पूछता है। ये आपका दिया हुआ यूरेनियम, इसका यहाँ पे लिखा हुआ 92 और यहाँ पर लिखा हुआ है 238। आपको यहाँ से पूछ रहा है न्यूट्रॉनों की संख्या। इस प्रश्न को आप ध्यान से देखिएगा, जो नीचे लिखा रहता है ना वो होता है परमाणु संख्या। नीचे जो लिखा रहता है ये होता है परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या कहते हैं किसको? तो प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं। और ऊपर जो लिखा रहता है ना ये होता है द्रव्यमान संख्या। कौन सा संख्या? ऊपर जो रहता है एटॉमिक मास रहता है, द्रव्यमान संख्या। और द्रव्यमान संख्या को ए से डिनोट करते हैं और ए बराबर होता है पी प्लस में एन होता है। अब इसमें किसका वैल्यू पूछा है? न्यूट्रॉन की संख्या। जरा आप ही लोग बताइए, यहाँ से बताइए, ए बराबर पी प्लस एन होता है और यहाँ पर ए का वैल्यू 238 दिया है और पी का वैल्यू 92 दिया हुआ है और एन का वैल्यू यहाँ से नहीं निकाल देंगे। बताइए क्या करेंगे? केवल यहाँ पे घटा लेना है 146, ठीक है। इट करेक्ट आंसर होगा, जो कि इस प्रश्न का आंसर जो है सी इज करेक्ट आंसर है। इस प्रश्न का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न है 34 और प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये आपका बाइनरी और डेसिमल से है, ठीक है। ये हम पिछले वीडियो में भी इसको विस्तार पूर्वक बताए थे, ठीक है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ये दिया हुआ किसका है, कौन सा आपका जो है करेक्ट आंसर दिख रहा है। यहाँ पे डेसिमल है और यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ 100, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इसी को देख लेते हैं ये सही है कि नहीं। देखिए सबसे पहले आपका ऑप्शन में देखा, मान ली 5 कोई संख्या है तो 5 डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ठीक है। दशमलव संख्या पत्ती होता है, नीचे में बेस में कितना लगाते हैं? 10 लगाते हैं। अब 5 को हम ऐसा तोड़ेंगे, जो हम ट्रिक क्या बताए थे बाबू? देखिए यहाँ पे ट्रिक बताए थे 1 2 4 8 16 ऐसे हम लिखे थे। अब ये हम 5 लाना है जोड़ के, इन संख्या को यूज करके 5 लाना है, तो 4 और 1 कितना आ गया? 5 आ गया। इसका तो यूज किए नहीं है, इसका खेला समाप्त। जो जिसका यूज किए हैं उसको नीचे लिखेंगे 1 लिखेंगे, जिसको इसका यूज नहीं किए हैं तो यहाँ पर 0 लिखना पड़ेगा। और इसका भी यूज किए हैं, देखिए इसको बेटाइए, इसका यूज नहीं किए हैं, अब इसका यूज किए हैं तो 1, ये 5 का हो गया। अब यहाँ पर 4 का लिखा हुआ, तो 4 तो सिंगल ही है, तो सिंगल है तो इसका यूज होगा नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो जो कि आपका आंसर नंबर 4 ए इज करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए द्विधारी संख्या, ये जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखिएगा 1 + 1 कितना होता है? तो 3 होता है। 1 + 0 कितना होता है? 1 होता है। 0 + 1 कितना होता है? 1 होता है। और 0 + 0 कितना होता है? 0 होता है। इसको आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट आंसर होगा। इस प्रश्न का जो आंसर है सी इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न है और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? देखिए और गेट पूछ रहा है ना, 36 नंबर प्रश्न क्या है? 36 नंबर प्रश्न, इसको देखिएगा ध्यान से। और गेट, ठीक है, और गेट का बूलियन व्यंजक पूछेगा, ठीक है। और गेट का बूलियन व्यंजक क्या होता है? देखिए सबसे पहले एक गेट पूछा है, हम पूरा लिख देते हैं। ये और गेट का पूछेगा तो और गेट का बूलियन व्यंजक होता है y = a + में b। एंड गेट का होता है a & d। एंड गेट का बूलियन व्यंजक यदि पूछेगा तो y = a × b। और यहाँ से नॉर गेट का पूछेगा, नॉर गेट का, तो y = a + b का ऊपर में रैपिंग रहेगा। और नैन गेट का पूछेगा, NAD नैन गेट का पूछेगा तो y = a × b और इसके ऊपर रैपिंग। अब ये दोनों गेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट, याद रखिएगा। नैन गेट और नोर गेट को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गेट। नैन गेट और नोर गेट को हम लोग यूनिवर्सल गेट भी बोलते हैं। अगेन आपका प्रश्न क्या है?
अगेन आपका प्रश्न है चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। चुंबकीय आघूर्ण, चलिए प्रश्न नहीं दिख रहा है, सर क्या लिखा हो भाई, चलिए चुंबकशीलता क्या होता है। हाँ, चुंबकशीलता जो होता है ना, ये क्या होता है, 38 नंबर प्रश्न, जो मी अपॉन होता है बी बटा में एच, इसको याद रखिएगा। निर्वात की चुंबकशीलता है, इसका वैल्यू कितना होता है, हम लोग जानते हैं मी बटा में 4 पाई की वैल्यू जो होता है 10 के पावर -7 होता है। तो ये आपका ए भी याद रखिएगा और इसका वैल्यू ए भी याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। 38 का प्रश्न के 38 का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए नमन कोण, ठीक है, नमन कोण जो है डेल है, इसके लिए क्या होता है वैल्यू नमन कोण के लिए। देखिए हम बताए थे जब दो घटक हम तोड़ते हैं ना, इधर वाला को हम वर्टिकल बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, और इधर वाला को वर्टिकल बोलते हैं। ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। एंगल जब बनेगा डेल, जब एंगल बनेगा ना, तो इसका वैल्यू आप निकालोगे tan, ठीक है, tan डेल्टा का वैल्यू निकालोगे ना, क्या होगा बीवी बटा में बी एच के बराबर होता है। इसको आप याद रखिएगा, बीवी बटा में बी एच के बराबर होता है, जो कि आपका ऑप्शन क्या दिख रहा है, ए इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न क्या है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का जो मान होता है ना, नमन कोण का मान जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर सी इज करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, हाँ ये भी बहुत ज्यादा पूछता है, रिलेशनशिप बिटवीन ज्योमेट्रिकल लेंथ और ऑफ मैग्नेट एंड मैग्नेटिक लेंथ, ठीक है। चुंबकीय लंबाई, चुंबक की ज्यामितीय लंबाई और चुंबकीय लंबाई कितना होता है, ये वैल्यू जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये आपका मैग्नेटिक लेंथ जो होता है इलेक्ट्रिकल लेंथ की कितना गुना होता है, ये आपका 5/6 गुना होता है। 5/6 गुना होता है, ऐसा होना चाहिए, 5/6 गुना होता है। हाँ ठीक है 5/6 गुना होता है। और यदि परसेंटेज में बोलेगा ना, परसेंटेज में ऐसा बोलेगा कितना परसेंट होता है, तो 84% होता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है 41 का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, अगेन आपका प्रश्न है, अगेन आपका प्रश्न स्क्रीन पे दिख रहा होगा। अगेन आपका प्रश्न जो है स्क्रीन पर दिख रहा, देखिए अभी 42 का देखिए, 42 नंबर प्रश्न अभी जस्ट बताया है। 42 नंबर प्रश्न आपको जस्ट बताया, निर्वात की चुंबकशीलता का जो वैल्यू कितना होता है, निर्वात की चुंबकशीलता का वैल्यू 4 पाई × 10⁻⁷ बताया थे। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। आगे देखिए, निर्वात की चुंबकीय प्रवृत्ति कितना होता है, तो निर्वात के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का वैल्यू 0 होगा। निर्वात के लिए चुंबकीय प्रवृत्ति का वैल्यू जो होगा 0 होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ए इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, एक्स रे का तरंगदैर्घ्य का मान कितना होता है, तो याद रख लीजिएगा, ये डेटा याद करने वाला है। 35 का एक्स रे का तरंगदैर्घ्य का जो वैल्यू होता है 10⁻⁻7 मीटर के बराबर होता है। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ए इज करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा ए इज करेक्ट आंसर। अगेन हम लोग देख लेते हैं, अगेन जो है 46 का, ये भी प्रश्न पूछा जाता है, ये बोर्ड में के एग्जाम में पूछा हुआ है। करा विद्युत चुंबकीय तरंग की संचरण की दिशा जो होता है ना, ये प्रोपगेशन जो होता है, ये ई यानी वैद्युत क्षेत्र के समांतर होता है। याद रखिएगा, वैद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर होती है विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा। याद रखिएगा, विद्युत चुंबकीय तरंग की दिशा होता है ना, वैद्युत क्षेत्र के दिशा के समांतर होती है। इसको आप याद रखिएगा। अगेन आपका प्रश्न क्या है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो ये बहुत ही बार बताए हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹ कूलाम के बराबर होता है, और एक कूलाम में 2.6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। Q ± Ne एक आवेश का क्वांटमीकरण होता है। अगेन देखिए, आवेश का क्वांटमीकरण होता है। प्लांक नियतांक के बीमा क्या होता है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ही है, अभी जस्ट हम बताएं। प्लांक नियतांक किसको कहते हैं, तो ई बराबर क्या होता है भाई, ई बराबर h × न्यू के बराबर होता है। ठीक है, अब प्लांक नियतांक आप देखिए, h क्या है, प्लांक नियतांक इसका बीमा पूछ रहा है। तो आवृत्ति 1/सेकेंड को ही बोलते हैं ना, आवृत्ति प्रति सेकेंड को ही बोलते हैं, आवृत्ति हर्ट्ज बोलते हैं। आप यहाँ से इसका यूनिट क्या है, जूल, इसका यूनिट क्या है, जूल, और यहाँ से ये हटेगा तो क्या आएगा, जूल × सेकेंड। तो एच का यूनिट क्या आ गया, जूल × सेकेंड।
जूल, सॉरी जूल इंटू सेकेंड। अब बीमा पूछ रहा है ना भाई, तो जूल का बीमा क्या होता है, ml² -2 होता है, और यहाँ सेकेंड का टी हो जाएगा, एक पावर है कैंसिल, एक होगा, तो क्या आ जाएगा आपका आंसर ml² -1, जो कि इस प्रश्न का आंसर क्या है, ए इज करेक्ट आंसर। तो 48 का ए इज करेक्ट आंसर होगा। तो 48 नंबर प्रश्न का आंसर कितना होगा, ए इज करेक्ट आंसर। देखिए निम्नलिखित में कौन सा सही है, तो अभी जस्ट बताया 49 नंबर प्रश्न का, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻⁹ जूल, गुलाम मत बोलिएगा इसको, ठीक है, जूल इज करेक्ट आंसर। तो इस प्रश्न का आंसर जो है ये इज करेक्ट आंसर। अगेन देखिए, अगेन आपका 50, ठीक है, 50 नंबर प्रश्न क्या है, रेडियोधर्मी के लिए क्षय नियतांक का वैल्यू कितना होता है। रेडियोधर्मी के लिए जो क्षय नियतांक का वैल्यू जो होता है, ई के पावर जो होता है -λ/t के बराबर होता है। इसको आप याद रखिएगा, इसको आप याद रखिएगा। तो इस प्रश्न का जो आंसर है, इस प्रश्न का जो आंसर नंबर ए इज करेक्ट होगा, आंसर नंबर ए इज करेक्ट आंसर होगा। अगेन देखिए, विभव मापी से क्या मापा जाता है, विभव मापी जो पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं, पोटेंशियोमीटर से क्या मापते हैं, ये आपका प्रश्न जो है लास्ट प्रश्न होगा, क्योंकि वीडियो का ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। पोटेंशियोमीटर जिसको विभव मापी बोलते हैं, विभव मापी से क्या मापते हैं, तो सबसे पहले तो विभव मापी से पहले तो विद्युत वाहक बल मापते हैं, विद्युत वाहक बल मापते हैं, जिसको बोलते हैं ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। दूसरा सेल का आंतरिक प्रतिरोध मापते हैं, दूसरा क्या है, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध हम पोटेंशियोमीटर से मापते हैं। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन में है, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का ईएमएफ, हाँ ईएमएफ भी मापते हैं, और विद्युत वाहक बल, लेकिन यहाँ पर प्रतिरोध दिया तो प्रतिरोध नहीं, यहाँ सेलों का आंतरिक प्रतिरोध, ठीक है, सेल का ईएमएफ, तो ये आपका दिया है ऑप्शन नंबर क्या होगा इसके अनुसार, तो इसके अनुसार ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ केवल प्रतिरोध लिखा है। तो प्रतिरोध का मतलब परिपथ का भी प्रतिरोध होता है, किसी चालक का भी प्रतिरोध हो सकता है, तो प्रतिरोध आंसर नहीं लगाएंगे, इस ईएमएफ लगा देंगे, ठीक है। इस सेल का ईएमएफ मापा जाता है, इस सेल का ईएमएफ मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और सेलों का आंतरिक प्रतिरोध। चलिए आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं, चलिए ठीक है। और इसका कुछ रिमेनिंग क्वेश्चन बच गया है, तो अगले पार्ट में हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को लगा कर कुछ सीखे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।